नमस्कार, मैं गौरी भारती आज कक्षा 12वीं के आरोह भाग 2 की कविता पतंग पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता के कवि हैं आलोक धनवा। इस कविता में शरद ऋतु की चमक और बाल मन की उमंग का सुंदर चित्रण हुआ। तो चलिए सबसे पहले कवि आलोक धनवा जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। आलोक धनवा 7वें और 8वें दशक के बहुचर्चित कवि हैं। इनका जन्म 1948 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ। इनकी साहित्य सेवा के कारण इन्हें राहुल सम्मान मिला। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने इन्हें साहित्य सम्मान से सम्मानित किया। इन्हें बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान व पहल सम्मान से नवाजा गया। ये पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। इन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंग कर्म और साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों व विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। तो सबसे पहले अब कविता पतंग की पहली पंक्ति को पढ़ते हैं। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। इसके शब्दार्थ है भादो, भादो मास होता है। अंधेरा, उस समय अंधेरी छाई रहती है। शरद ऋतु मतलब शरद ऋतु ठंड का मौसम। उजाला, उस समय उजाला हल्की हल्की उजाले हो जाती हैं। झुंड का अर्थ होता है समूह। मुलायम का अर्थ होता है कोमल, रंगीन, रंग बिरंगी, बांस एक प्रकार की लकड़ी, नाजुक मतलब कोमल, किलकारी खुशियों में चिल्लाना। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से उद्धित है। इस कविता के रचयिता आलोक धनवा है, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ। प्रस्तुत कविता के कवि ने मौसम के साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया। यहाँ कवि कहते हैं कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती थी वो समाप्त हो गई है। तेज बौछारों और भादो माह की विदाई के साथ साथ ही शरद ऋतु का आगमन हुआ है। अब शरद का प्रकाश फैल गया है। इस समय सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है। कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहे हैं। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो कवि कहना चाहते हैं कि शरद ऋतु के आगमन से उत्साह, उमंग का माहौल बन गया है। कवि कहते हैं कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके।
वह ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। यानी बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज व बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग उड़ा सके। इन पतंगों को उड़ाता देखकर बच्चे सीटियां, किलकारियां मारने लगते हैं। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियां भी दिखाई देने लगती है। आकाश में चारों तरफ तितलियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है। बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल व नाजुक होते हैं। दूसरी पंक्ति में कवि यहाँ कहते हैं, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के साथ। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि इन पंक्तियों के शब्दार्थ जानने से पहले हम उनके शब्दार्थ जान लेते हैं। इसका शब्दार्थ है कोमल का नरम, बेसुध मतलब मस्त, मृदंग मतलब ढोल जैसा वाद्य यंत्र, और डाल मतलब शाखा, लचीला बेग लचीली गति, अक्सर मतलब प्रायः, रोमांचित पुलकित, महज मतलब केवल सिर्फ। इस पंक्तियों में बाल सुलभ की चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया गया है। यहाँ कवि कहते हैं कि बच्चों का शरीर कोमल होता है। वे ऐसे लगते हैं मानो वे कपास की नरमी, लोच आदि लेकर ही पैदा हुए, क्योंकि बच्चे बहुत ही कोमल होते हैं। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी ललायित रहती है। वह उनके बेचैन पैरों के पास आती है। जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं, दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती। उनके पैरों से छतें भी नरम हो जाती है। उनकी पद चापों से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न होता है। वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले के पैंग की तरह आगे पीछे आते जाते हैं। उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन होता है। पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तब उड़ाते उड़ाते उन्हें महसूस नहीं होता कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और छत के उस किनारे तक आ जाते हैं जहाँ से वो गिरकर उनको कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ तक उन्हें कोई बचाने नहीं आता, अभी तो उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता। वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे उसकी उड़ान व ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने उन्हें केवल डोर के सहारे थाम। अंतिम पंक्ति में है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंगों के। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब भी और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के। यहाँ पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चे यहाँ पतंगों के साथ उड़ रहे हैं अपने रंगों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से
और बच जाते हैं। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि अगर वो पतंग उड़ाते उड़ाते अगर वो छत से बच्चे अगर गिर भी जाते हैं और उन्हें जब कुछ नहीं होता है तो वो और भी निडर हो जाते हैं और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों। यहाँ शब्दार्थ है, रंग रूप का अर्थ होता है सुराखों, सुनहले का अर्थ, सुनहले सूरज का अर्थ होता है सुनहरा सूर्य। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि आकाश में अपनी पतंगों को उड़ाते देखकर बच्चों के मन भी आकाश में उड़ रहे हैं। उनके जब पतंग उड़ते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो भी उड़ रहे हैं। उनके शरीर के रोएं भी संगीत उत्पन्न कर तथा वे भी आकाश में उड़ रहे हैं। बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि मैं भी पतंग के साथ उड़ रहा हूँ। वो सब कुछ भूल जाता है और जिस ओर पतंग उड़ती है उसका ध्यान, बच्चे का ध्यान भी उसी ओर चला जाता है। कभी कभार वे छतों के किनारे से गिर जाते हैं परंतु अपने लचीलेपन के कारण वे बच जाते हैं। बच्चे बहुत ही लचीले होते हैं, इस कारण उन्हें बहुत चोट नहीं आती है। तो जब वो बच जाते हैं उस समय उनके मन का भय समाप्त हो जाता है। उस समय उनके मन का पूरा डर और भय समाप्त हो जाता है। वे अधिक उत्साह के साथ सुनहरे सूरज के सामने फिर आते हैं। फिर वो अगर गिरे तो दूसरे दिन फिर आते हैं कि आज मैं फिर पतंग उड़ाऊंगा। दूसरे शब्दों में कहूँ तो वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं। उनकी गति और अधिक तेज हो जाती है और पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती। तो ये कविता समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि पतंग कविता आप लोगों को समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।